Hello बच्चों, welcome to Physics Wisdom Academy. Today we are going to start 12th class physics, and in this we shall start from chapter number 1 electric charge and fields. तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. इस पूरे चैप्टर में बेसिकली वी शैल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, the force between the two charges or multiple charges. Then we shall study about electric potential. Electric potential क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड जो इसकी नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम कैपेसिटर पढ़ते हैं. पहले दो चैप्टर है हमारे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बनता है. पहला होता है इलेक्ट्रिक और सेकेंड इज स्टैटिक. इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक मीन रेस्ट. तो जब भी हम चार्जेस की स्टडी करते हैं और वो चार्जेस अगर रेस्ट पर है तो वो सारी स्टडी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाती है. तो हम कहीं भी अपने चार्जेस को मूव नहीं करवा रहे इन दोनों चैप्टर्स में जो हमारे आने वाले हैं. इस चैप्टर में भी हम कहीं भी चार्ज को मूव नहीं करवाएंगे. हमारे चार्ज स्टेशनरी रहेंगे यानी कि रेस्ट पे रहेंगे, या फिर मैं बोलूं स्टैटिक रहेंगे यानी चार्ज आपके मूव नहीं करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. और उसी की वजह से हम देखेंगे कि अगर एक चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो उस केस में पोटेंशियल कितना आता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कितना फोर्स लगता है डिफरेंट चार्जेस के बीच में, वो सब हमारा इसमें आ जाता है. तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ electric field, electric forces, electric potential due to the charges at rest is known as electrostatic. उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की स्टडी करेंगे और ये किसकी वजह से आ रहा है, ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से अगर आ रहा है तो वो सारी जो स्टडी है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाती है. ठीक है. मैं कुछ एग्जांपल बता दूं. जैसे जीरोक्स मशीन जो होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस है. आप पेंट करते हो वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस होता है. ठीक है. जनरली जो है आपके लाउड स्पीकर्स होते हैं वो भी आपके जो है इस पे बेस्ड होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे आसपास होती है. हम ज्यादातर जगह अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी. चार्जेस का होना हमें पता है, हर मैटर चार्जेस से बना है तो चार्जेस को सबके पास है. तो अगर कहीं चार्ज नेट चार्ज आएगा तो वहां पे फोर्सेस भी होंगे, फील्ड भी बनेगी. इवन आपके जो टावर होते हैं, आपके मोबाइल टावर, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मोबाइल के जो टावर होते हैं वो रिसीविंग का काम करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, ये मान के चलिए आप. और इसी की हम बेसिकली स्टडी अब करने वाले हैं. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. ये फिजिकल क्वांटिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कुछ पार्टिकल्स की, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ठीक है. और बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज ही हमारा बताता है कि कोई जो अगर चार्जेस है हमारे तो कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस. ठीक है. सो दिस इज द बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इन सब की जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल बना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन जब बना या ये हमें फ्री जब मिलता है तो इसके पास अपने आप में ही चार्जेस थे. जैसे जब हम इंसान बनते हैं तो दो आंख होती है, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, ये साथ में आया, हमने अलग से थोड़ी अटैच करे. ठीक है. ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन आया है तो अपने साथ में ये इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आया, कुछ मास को लेके आया. इस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और यहां पर 1.6 इसका मैग्नीट्यूड है. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस. उसको भी हम स्टडी करते हैं. वेट. तो इलेक्ट्रॉन जब बना तो इतना चार्ज उसके पास आया, तो
तो ये जो है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जब वो बना तो उसके पास इतना चार्ज था। ठीक है, ऐसी प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है, बट वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेचर में हमें सिर्फ दो ही तरह के चार्ज मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि नेचर में हमारे पास दो तरह के चार्जेस मिलेंगे, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, उसी ने नेमिंग करी थी, एक को पॉजिटिव नाम दिया, दूसरे को उसने नेगेटिव नाम दिया। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में आएगा तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर सम नहीं होता है यहां पर, इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए चार्जेस के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, सो कंडक्टर और इंसुलेटर जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर हम वो बोलते थे जिससे हम जो है चार्जेस इजिली हमारे क्या हो सके, इजिली हमारे फ्लो कर सके। ठीक है ना, सो कंडक्टर्स आर दोज materials through which electric charges can flow easily। ठीक है, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे इजीली फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से तो हमारे चार्जेस जो है अगर फ्लो करना चाहे तो वो इजीली फ्लो करेंगे, पर यहां पर जो चार्ज हमारे है वो इजीली फ्लो नहीं करते। जो फ्लो होता है वो हमारा पॉसिबल होता है, इसमें जो है फ्लो हमारा पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड जो है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है उसमें। तो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया जाता है। बट इंसुलेटर के केस में डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो कर सकते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते। इसके बाद देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। दोनों के बीच में एक बहुत मेन डिफरेंस होता है जो हम अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ते भी हैं और जो अक्सर पूछ लिया जाता है रैंडमली कहीं एंट्रेंस एग्जाम में भी। पहला ये होता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और हम इसको कुछ चार्ज देते हैं किसी भी प्रोसेस से, दे आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन गिव चार्जेस टू द कंडक्टर, उसको हम बाद में आगे वाली जो हमारे क्लासेस होगी उसमें स्टडी करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि कुछ टाइम के बाद हमने अगर कहीं पर रखे हैं चार्जेस, तो ये जो चार्जेस है ये आपके ऑल ओवर द सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कि ये नहीं कि ये चार्जेस यहीं पर रहेंगे, ये चार्ज कुछ टाइम के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, बट इंसुलेटर के केस में अगर आपने कुछ चार्ज दिए हैं
तो ये मूव नहीं करते। जहां पर आपने चार्जेस को रखा है वहीं पर आपके चार्जेस रखे रहेंगे। बट कंडक्टर के केस में आपका क्या होगा, चार्जेस जो है वो मूव कर जाते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेट फोर्स लगता है, तो जब तक ये फोर्स बैलेंस नहीं होता तब तक ये चार्ज मूव कर जाते हैं और इस पोजीशन पर आकर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। मतलब हम ये कहते हैं कि इसने इस पर जितना फोर्स लगा रखा है, इसने जिस पे जितना फोर्स लगा रखा है, वो सब इक्विवेलेंट या फिर इक्विलिब्रियम सेटअप में आ जाते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। बट इस केस में क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये जो चार्जेस है जहां रखे हैं वहीं रखे रह जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अंडरस्टूड। सो now we shall study about gold leaf electroscope. It is a device which is used to detect the amount of electric charge in the body, or we can say used to detect the nature of the electric charge. अब ये किस तरह से पता लगाता है वो हम पढ़ते हैं। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की एक कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो ऊपर वाला ये नॉब दे रखा है इसको हम मेटेलिक डिस्क कहते हैं और बीच में एक मेटेलिक रोड हमने लगा रखी है। नीचे जो है गोल्ड के जो है दो लीफ है हमारे पास, गोल्ड लीफ होते हैं, इसीलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक उस डिवाइस को बोलते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर को या अमाउंट को पता लगाते हैं। ठीक है, स्कोप का मतलब ही मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर गोल्ड लीफ के दो यहाँ पर इस तरह से जो है बने हुए होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि ये जो है मेरे दोनों हाथ है, ये गोल्ड लीफ है, तो ये ऐसे मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। सो अब कैसे डिटरमाइन करता है ये अमाउंट ऑफ चार्जेस, देखिए जैसे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जैसे ही हम इस मेटेरियल से कांटेक्ट करवाते हैं तो कांटेक्ट होने पर ये क्या होता है, क्योंकि ये मेटल की है तो चार्जेस मूव करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे वाटर का फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ, ऐसे चार्ज भी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं। अगर लोअर से हायर की तरफ फ्लो करवाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो आपके हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही ये चार्जेस जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये दोनों लीफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये जो है इस तरह से दूर होते हैं। ठीक है, अब द डाइवर्जेंस ऑफ दीज टू लीव्स डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ चार्जेस। इन्हीं का जो डाइवर्जेंस है, कितना ज्यादा डाइवर्ज हो रहे हैं, उसी से हमें पता लगता है कि अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने ज्यादा है। सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, दोनों को हमने टच करवाया, रिमेंबर इनिशियली अनचार्ज रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों बॉडीज को पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप से टच करवाया, फिर दूसरा लिया, दूसरे वाले से टच करवाया। सपोज एक में डाइवर्जेंस इतना आता है, दूसरे में डाइवर्जेंस इतना आता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होता है उतना ही ज्यादा उसके पास क्या होगे, अमाउंट ऑफ चार्जेस होगे। तो इसी पे हमारा डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है, उस कितने चार्जेस है, कितना अमाउंट में उसके पास चार्जेस है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ही हमें बताता है। तो जितना ज्यादा ये डाइवर्ज होगा उतने ही ज्यादा चार्जेस होंगे उस कंडक्टर के पास या उस मटेरियल के पास। ठीक है, और जितना कम होगा उतने कम होंगे। नेचर का कैसे पता लगाते हैं कि सपोज अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम एक रोड लेके आए, उस रोड को हमने टच करवाया। अब अगर वो पॉजिटिवली चार्ज रोड है तो ये चार्ज मूव करेंगे और चार्ज मूव करके डाइवर्जेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये कैसे चार्ज है, उस बॉडी में लाइक चार्ज है। ठीक है, जो यहां पर चार्ज है वही उसके पास है। अगर हम नेगेटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रलाइज करने पर जो है चार्ज कम हो जाएंगे और इसका जो डाइवर्जेंस था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि जो बॉडी हमने इससे कनेक्ट करी है वो हमारी, उसके पास जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, यानी अनलाइक चार्जेस है उसके पास। तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ चार्जेस का और नेचर ऑफ द चार्जेस का पता लगाते हैं थ्रू द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
ओके, तो ये हो गया आपका गोडलिफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किस तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्टर, सेकंड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थर्ड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड वाले को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्टर। चार्जिंग बाय कंडक्टर में क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है और एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, ठीक है। जैसे ही सपोज ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है और ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। जैसे ही हम इस बॉडी को जो है, जो चार्ज बॉडी है, उसको अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवाते हैं, तो क्योंकि इसका लोअर पोटेंशियल है तो इससे चार्ज कुछ यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहां पर जो चार्ज आ रहे हैं अनचार्ज बॉडी में वो बाय कांटेक्ट आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट हमने इसका कांटेक्ट करवाया और कांटेक्ट करवाने पर इसके पास कुछ चार्ज हो गए और ये चार्ज का फ्लो चलता रहता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। एक बार सेम हो जाएगा तो आपके जो चार्ज का जो फ्लो है वो भी रुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है चार्जिंग बाय कंडक्टर। इसमें जो है फिजिकली हम जो है चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको फिजिकल मेथड भी हम कह देते हैं, चार्जिंग बाय फिजिकल मेथड। सेकंड है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम रब करते हैं इस तरह से या किसी ग्लास रोड को रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक जैसे हम देखते थे स्केल लिया हमने और ड्राई एयर में हम जो है रब करते थे और फिर उस रब करे गए स्केल को अगर किसी कागज के साथ कांटेक्ट में लेके आते थे हल्के से, तो वो उसे टच कर लेता था, यानी कि वो उसे अट्रैक्ट कर लेता था। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि एक तरह से उसके अंदर स्केल के अंदर चार्जेस थे। तो इस तरह के जो मेथड होते हैं इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें हम जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्लास रोड है और उस ग्लास रोड को अगर हम एक सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो रब करने पर इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, रब करने पर दोनों के अंदर चार्जेस आ जाते हैं। ये अगर हमारे पास एक ग्लास रोड है और इस ग्लास रोड को हमने रब करा है सिल्क क्लॉथ से, तो जब हम इस ग्लास रोड को इस क्लॉथ से रब करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसमें चार्जेस आ जाते हैं। इसमें जो चार्जेस आते हैं वो हमारे बेसिकली पॉजिटिव होते हैं और इसके अंदर जो चार्ज आ जाते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये क्यों आता है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन करते हैं दो बॉडीज का तो फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। उस एनर्जी की वजह से जो आपकी एक बॉडी है वो चार्जेस लॉस करती है, दूसरी बॉडी गेन कर लेती है चार्जेस को। कौन सी बॉडी गेन करेगी, कौन सी बॉडी लॉस करेगी चार्जेस को, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी और बेसिकली वर्क फंक्शन ऑफ द बॉडी। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू जस्ट इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपने चार्जेस को लूज नहीं करेगा, तो उसके पास वो चार्जेस पहुंच जाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, सिल्क। तो सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और इसका वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। ये भी याद रखना कि जितने चार्जेस यहां से यहां गए हैं उतने ही चार्जेस यहां पे जनरेट हो गए।
जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम ना तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बना सकते हैं नए इलेक्ट्रिक चार्जेस को, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट चार्ज जीरो जाएगा। और इनिशियली ये दोनों बॉडीज जो थी वो न्यूट्रल थी। तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने जनरली देखा भी होगा। नॉर्मली मैंने तो अक्सर देखा है कि मैं जब ड्राइविंग करता हूं तो मेरे जो स्टीयरिंग होता है, कुछ आई थिंक विंटर सीजन में ऐसा होता है कि स्टीयरिंग जैसे हम घुमाते हैं ज्यादा तो हमारे हाथों से जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ पर कुछ चार्जेस आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं किसी मेटेलिक कॉन्टेक्ट को अगर हम टच करते हैं अपने हाथों से तो एक शॉक लगता है, ठीक है ना। और वो शॉक क्यों लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जेस है वो आए हमारे पास। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उनको थोड़ा कंडक्टिंग बनाया जाता है, क्योंकि जब वो एरोप्लेन के जो टायर्स है जब टेक ऑफ होते हैं, जब लैंडिंग होती है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, चार्जेस जनरेट होते हैं। और उन चार्जेस को अगर हम ग्राउंड में नहीं भेजेंगे तो कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है टायर को। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग टायर्स बनाते हैं जिसके साथ जैसे चार्ज बने तो वो चार्ज कहाँ चले जाए, सीधा की सीधा ग्राउंड में चले जाए। और याद रखना, अर्थ इज द बिगेस्ट कंडक्टर। अर्थ जो है बिगेस्ट कंडक्टर है, वो पॉजिटिव चार्ज भी खा जाता है, नेगेटिव चार्ज भी खा जाता है, यानी उसका पेट कभी भरता नहीं है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। कि जब भी हम किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो चार्जेस को लॉस कर देता है ग्राउंड के थ्रू। तो इसी को हम अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड जो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, हम ना तो बॉडी को टच करवा रहे, ना हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे, और फिर भी हम बॉडी को चार्ज कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये इस केस में हो क्या रहा है। ओके, सो थर्ड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें एक बॉडी को चार्ज करना है बट बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए, और ना ही हम उसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे उसमें। तो इस केस में क्या होता है, बिना हम टच करे बॉडी को चार्ज करते हैं। इंडक्शन मेथड में हमारा क्या होता है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक स्फीयर है जो कि इंसुलेटेड है थ्रू द ग्राउंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेके आते हैं, एक चार्ज ग्लास रोड। दिस इज चार्ज्ड ग्लास रोड। जैसे ही हम इस ग्लास रोड को इसके पास लेके आते हैं तो यहां पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, और ये जो चार्ज इंड्यूस हो गए ये अपोजिट नेचर के हो गए। यानी अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पे नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। बट यहां पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज यहां पे तो बनता है पर साथ के साथ उतनी अमाउंट में यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी बन जाता है, ठीक है ना। 5 यहां पे 5 यहां पे, तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। और जैसे ही हम इसको रिमूव कर देते हैं, व्हेन वी रिमूव द ग्लास रोड, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइन होकर दोबारा से न्यूट्रल हो जाता है। बट हमने चार्ज को इंड्यूस किया ना, अब हम क्या करते हैं कि हमें इसके अंदर चार्जेस लेके आने हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस करना। तो ये चार्जेस तो हमने इंड्यूस कर दिया, पर जैसे हमने ग्लास रोड को हटाया ये दोबारा से न्यूट्रलाइज हो गया। जो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स था उसने इसको दोबारा से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं, सेम स्फीयर लेते हैं, इंसुलेटेड जो है, ठीक है। अब हमारा जो है बेसिकली क्या है, यहां पर जो है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में, ये स्फीयर ए हो गया और ये स्फीयर बी हो गया। Here sphere A and B are in physical contact. Glass rod are not in physical contact with the two spheres. So when we place the glass rod near to the sphere B, then there is a induction of the charges. ठीक है, यहां पे चार्ज इंड्यूस हो गए,
और वो कैसे हो गए, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां पे इंड्यूस नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा, क्योंकि ये अब सिंगल बॉडी का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज बने, यहां पे नेगेटिव चार्ज बने, मैंने इन दोनों स्फीयर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और जैसे ही मैं इन दोनों स्फीयर को सेपरेट करता हूं, तो यहां पर आपके मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। रिमेंबर, कीपिंग द ग्लास रोड नियर टू द स्फीयर बी, इसको हमें फिक्स रखना है, ठीक है। ग्लास रोड जो है वो इसके साथ ही रहनी चाहिए। अगर ग्लास रोड इसके साथ नहीं रहेगी तो दोबारा से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर हमारे चार्जेस जो है वो इंड्यूस नहीं होंगे। तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूं, इस ग्लास रोड को भी हटा देता हूं। अब मैं इसको कहता हूं कि जा भैया तू अपने घर जा, अब तेरा काम हो गया खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म। तो ग्लास रोड को हमने इसको अपने घर भेज दिया, अब तू अपने चार्ज अपने पास रख, हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स हैं, स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैंने बताया कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी, ये चार्ज जो है वो एंटायर सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जो आपके स्फीयर है वो, उसमें जो चार्जेस है कुछ इस तरह आ जाएगी। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो यहां पर जो है ये स्फीयर आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो हम यहां से ऐसे गए हैं और फिर ऐसे पहुंच गए। तो ये स्टेप 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहां पर हमने ग्लास रोड को पास में रखा था, फिर ग्लास रोड को पास में रखकर हमने दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को दूर रख किया। दूर करने के बाद अब हमने ग्लास रोड को उसके घर भेज दिया। अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके बन गए। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, अब ये इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसी तरह हम जो है एक किसी भी चार्ज को जो है किसी भी बॉडी में चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि हमें अगर एक सिंगल हमारे पास कंडक्टर है, स्फीयर है, और उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहां पे दो स्फीयर लेते हैं। अगर एक सिंगल स्फीयर हमारे पास होता है, सपोज हमारे पास क्या है, सिंगल स्फीयर, ये है हमारे पास एक सिंगल स्फीयर। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए यहां पर हम जो रोड लेंगे उस पे चार्ज कैसे है, नेगेटिव। तो बेसिकली प्लास्टिक रोड जो होती है, प्लास्टिक जो रोड होती है, एबोनाइट की जो रोड होती है, उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो यहां पर फ्रिक्शन के थ्रू भी हम ला सकते हैं। तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा दोबारा मिल जाएगी। अब जो मिलन है उसको तो हमें रोकना है, ठीक है, हमें आपस में इसको मिलने नहीं देना है। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं यूज करता हूं ग्राउंडिंग का। अब जैसे ही हम यहां से ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने पर क्या होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है और सब चीज अपने अंदर ले जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या चले जाएंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो है अर्थिंग के थ्रू चले जाएंगे ग्राउंड में, ठीक है, अर्थ में। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये क्यों रहेगा, ये क्यों नहीं गया भाई साहब, ये जो रोड है प्लास्टिक रोड, इसने अपने फोर्स से इसे रोक रखा है, इसने इसे जाने नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब जैसे ही ये नेगेटिव गया, यहां से हमने अर्थिंग को हटाया, यहां से हमने इस प्लास्टिक रोड को हटाया, और ये जो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये स्फीयर कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अब ये क्या हो गया, हैप्पी, ठीक है, खुश हो गया, क्योंकि जो इसे करना था वो इसने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्फेरिकल स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर को
पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है,